दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं होर्ड्स की कहानियाँ। रमन मिश्रा एक सेवानिवृत्त शासकीय प्रोफेसर थे। अरबों संपत्तियों के मालिक रमन मिश्रा कुछ दिनों पहले हुए एक दुखद कार दुर्घटना में अपनी पत्नी और एक लौते बेटे को खो चुके थे। मिश्रा जी को भी बहुत चोटें आई थी, मगर वो सही सलामत बच गए थे। मिश्रा जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में उनके छोटे भाई सुरेश और उनके बच्चों ने उनका साथ दिया। अपने बेटे और पत्नी की मौत से मिश्रा जी को गहरा सदमा पहुंचा था। दुख से उनका नाता इतना तालिंता से जुड़ गया था कि अब उनको संसार में किसी से मोह नहीं रहा था। सारा दिन तन्हा अपने कमरे में टंगी अपनी पत्नी और बेटे की तस्वीर को निहारते हुए आंसू बहाते रहते थे। वो खुद को कोसते रहते कि काश उसी दुर्घटना में उनकी भी मौत हो जाती, लेकिन ईश्वर उन्हें न जाने किस गुनाह की सज़ा दे रहा है। अगर मेरा बेटा होता तो क्या वो इस बूढ़े की आंखों में आंसू देख पाता? बिल्कुल नहीं। परछाई की तरह हमेशा उनके साथ रहने वाली उनकी पत्नी की नामौजूदगी और अकेलापन उन्हें काटने को दौड़ता। उनके विरह की पीड़ा के सामने उनके चोटों की पीड़ा कुछ भी नहीं थी। उनको समय से पहले खाना मिलने की जगह अब 2 वक्त का खाना भी समय पर नहीं मिलता था। छोटे भाई के लड़के और पत्नी सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। मिश्रा जी ने स्वस्थ होने के बाद अपने छोटे भाई से अपने वसीयत के बारे में बात की। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने छोटे भाई के नाम में करने और 10 करोड़ रुपए अनाथालय ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया, जो सारी संपत्ति का 40% था। ये फैसला रमन मिश्रा के छोटे भाई और उसकी फैमिली को रास नहीं आया। रमन जी का छोटा भाई स्वभाव से कपटी और धूर्त था। उसी की तरह उसकी संतानें अय्याश और आवारा थी। अगले दिन सुबह, सुरेश, रमन मिश्रा ने तैयार होते हुए आवाज़ लगाई। हाँ भाई साहब। सूरज को बोल दो मुझे प्लेटफॉर्म तक छोड़ आए। क्या हुआ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो? सुरेश ने हैरान होकर पूछा। ट्रस्ट से फ़ोन आया था, वहाँ जाना है दान देने के लिए। जी भैया, अभी बोल देता हूँ। सुरेश रमन मिश्रा जी को घूरता हुआ वहाँ से चला गया। वो हर हाल में नहीं चाहता था कि वो पैसे ट्रस्ट को दान दिए जाएं। कुछ देर बाद सूरज कार लेकर मिश्रा के कमरे के सामने पहुँच गया। मिश्रा जी कार में बैठकर प्लेटफॉर्म की ओर निकल गए। वहाँ खड़ी सुरेश की पत्नी सुरेश के पास पहुँच गई। अब क्या होगा जी? ये जेठ जी भी बिल्कुल सठिया गए हैं। उन्हें इतनी रकम दान देने की क्या ज़रूरत थी? आप भी तो उनके सगे भाई हो, हमें ही दे देते। कितने दिनों से पड़े पड़े खाना खिला रहे हैं, कोई और खिला देगा क्या खाना मुफ्त में? शांत भी हो जाओ सूरज की माँ, हमने सब प्लान कर लिया है। अब देखना, जायदाद भी अपनी और सारी रकम अपनी और साथ ही अपने रास्ते का कांटा भी साफ। सुरेश ने अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए कहा। सुरेश ने अपने कमरे में जाकर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कोई नंबर मिलाया। हेलो, सूरज बोल रहा हूँ। पैसों के साथ मेरा भाई भी है। पहले तो बच गया था, लेकिन अब नहीं बचना चाहिए। उसे भी उसके बेटे और पत्नी के पास पहुँचा दो। इस बार तुमको 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए दूंगा। कुछ घंटों बाद सूरज कार को पार्क करके सुरेश के पास जाकर बोला, अपने उस बूढ़े को क्यों जाने दिया? क्या हम उनके कोई नहीं? क्या हम भूखे मरेंगे? ठंड रख बेटा, काहे इतना उतावले हो रहे हो? आपके बापू ने सारा इंतजाम कर दिया है उस रमन बाबू को ठिकाने लगाने के लिए। बस कल सुबह का इंतजार कर। सुरेश ने सूरज को समझाया। रमन मिश्रा ट्रेन की जिस आरक्षित बोगी में बैठे थे उसमें उनके अलावा और कोई नहीं था। रात के 2 बज चुके थे। मिश्रा जी की वृद्ध आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो गुमसुम खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे थे, जो उनके अकेलेपन का साथ दे रहे थे। ट्रेन सुनसान खामोश रात के अंधेरे में पहाड़ों और जंगलों से शोर मचाती हुई तेज गति से गुजर रही थी। खिड़की से आती तेज हवाएं मिश्रा के आंसुओं को सुखा रही थी। मिश्रा को अब हवाओं में अपने बेटे की मौजूदगी का आभास हो रहा था, क्योंकि वही उनके आंसुओं को उनके बेटे की तरह पोंछ और सर को सहला रही थी। मिश्रा जी को ट्रेन की खिड़की से एक रहस्यमयी और विस्मयकारी नज़ारा दिखा। उन्हें बाहर अंधेरे में ट्रेन के ट्रैक पर किसी सूट बूट पहने हुए इंसान की परछाई दिख रही थी, जो ट्रेन की गति से
उसके साथ दौड़ रही थी। वह परछाई मिश्रा जी की बोगी के गेट के पास दिखाई दे रही थी। मिश्रा जी के लिए यह असंभव और सोच से परे था। उन्होंने इसे अपना भ्रम समझा और इसका कारण अपने विषाद और तनाव को समझा। लेकिन यह गतिविधि कुछ सेकंड के लिए ना होकर कई मिनटों तक जारी रही। अब मिश्रा जी के जहन में खौफ की लहर दौड़ गई। उनके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और उनके रोंगटे खड़े हो गए। तभी ट्रेन टनल में दाखिल हो गई। ट्रेन की तेज आवाज़ की टनल की प्रतिध्वनि की वजह से बहुत शोर उत्पन्न कर रही थी। रमन मिश्रा का दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी बोगी के ऊपर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई बोगी के ऊपर गिरा हो या फिर कूदा हो। मिश्रा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी वक्त बोगी के गेट के टूटने की आवाज़ आई। मिश्रा ने घबराकर गेट की ओर देखा तो सन्न रह गए। वहाँ कोई काला सूट बूट पहने हुए कोई अजनबी आहिस्ता आहिस्ता उनकी ओर बढ़ रहा था। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर मिश्रा जी के पसीने छूट गए। उनको समझते हुए देर नहीं लगी कि ये कोई लुटेरा है जो उनके पैसे लूटने आया है। मिश्रा ने अपने ब्रीफकेस की ओर देखा और उसे उठाकर अपनी गोद में छिपा लिया। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? देखो, तुम चाहे जो भी हो, मैं तुमको अपना ब्रीफकेस नहीं दूंगा। मिश्रा ने हिम्मत से जवाब दिया और खुद को बोगी के एक कोने में सटा लिया। लेकिन वह शख्स बिना किसी झिझक के उनकी ओर बढ़ता जा रहा था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसी पल 3 नकाबपोश हथियारों से लैस उस बोगी में दाखिल होते हैं जो कि लुटेरे थे। दोनों अपने हाथ ऊपर कर लो और अगर जान प्यारी है तो तुम्हारे पास जो भी है उसे मुझे सौंप दो। तीनों ने अपनी बंदूकें मिश्रा और उस अजनबी की ओर तान ली। एक लुटेरे ने मिश्रा के सर पर जोरदार प्रहार किया और उनका ब्रीफकेस छीन लिया। मिश्रा बेहोश होकर वहीं गिर पड़े, मगर वो अजनबी व्यक्ति को बूत बना खड़ा देखकर अचंभित रह गए। तभी एक लुटेरे ने उसके पास जाकर एक मुक्का मारा, जिससे वह व्यक्ति घुटनों के बल बैठ गया। तभी उस व्यक्ति की सांसें तेज हो गई और देखते ही देखते उसकी सांसें एक जंगली जानवर की भयानक आवाज़ों में तब्दील होने लगी। ऐसे डरावने दृश्य को देखकर तीनों लुटेरों ने उस व्यक्ति पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी, मगर यह सब उस व्यक्ति पर बेअसर थी। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खौफनाक चेहरे वाला खून का प्यासा दरिंदा था। कुछ सेकंड तक गोलीबारी करने के बाद एक लुटेरे ने उस दरिंदे के पीठ पर चाकू से हमला किया, लेकिन वो हमला भी बेअसर रहा। तभी वह दरिंदा अचानक मुड़ा और एक भयानक आवाज़ निकालते हुए अपने खूनी पंजों से लुटेरे की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। कुछ देर तक तड़पने के बाद वह लुटेरा हमेशा के लिए शांत हो गया। उसकी गर्दन से दरिंदे के खूनी नाखूनों के घुसने की वजह से ढेर सारा खून नीचे जमा हो चुका था। उस दरिंदे ने उस लुटेरे को दूर फेंक दिया और घुटनों के बल बैठकर खून को बेतहाशा चाटने लगा, जैसे कोई जानवर कई दिनों से प्यासा हो। तभी दूसरे ने उस पर फिर से फायर करना चालू कर दिया। दरिंदे ने उसे भी धक्का दिया, जिससे वह दूर जा गिरा। दरिंदे ने उसे भी अपना शिकार बना लिया और उसको चीर फाड़ करके उसका भी खून पी गया। तभी मिश्रा को होश आ गया। वो उस हैवान को समझ नहीं पा रहे थे कि वो शैतान है या फिर रक्षक। तीसरा लुटेरा गेट की ओट में छिपा हुआ डर से कांप रहा था। दरिंदे ने गुर्राते हुए चारों ओर देखा और उसने अपनी सांसों को तेज करते हुए उस लुटेरे की गंध सूंघने लगा। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। जैसे ही वह गेट के पास पहुंचा तो लुटेरों ने उसके चेहरे पर चाकू से वार किया। चाकू उसकी आंख में घुस चुका था, लेकिन उस दरिंदे को उससे कोई असर नहीं पड़ा। उसने चाकू निकालकर फेंक दिया और गुस्से से लुटेरों को पकड़ लिया। उसने लुटेरे की गर्दन को अपने नुकीले दांतों से फाड़कर सारा खून चूस लिया और मृत लुटेरे को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। कौन हो तुम? मिश्रा ने कपकपाती आवाज में पूछा। उस दरिंदे ने मिश्रा की ओर देखा और गुर्राते हुए उनकी ओर बढ़ा और मिश्रा के पास जाकर एक छलांग लगा दी। मिश्रा की खौफ के मारे आंखें बंद हो गई थी। मिश्रा के कानों में कांच टूटने की आवाज़ आई तो उन्होंने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वो हैवान इमरजेंसी खिड़की को तोड़कर बाहर जा चुका था। आखिरकार कौन था वो शख्स जिसने उनकी जान बचाई? ये सवाल मिश्रा के दिमाग में घूमने लगा था। अगली सुबह रमन मिश्रा को महसूस हुआ कि कोई उनके सर पर हाथ फेर रहा है। उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि वो अपने कमरे में अपने बेड पर है और उनका बेटा सरस उनका सिर सहला रहा है। ये देख रमन मिश्रा तुरंत उठकर बैठ गए और सरस को गले से लगाकर रोने लगे। बेटा, कहाँ थे इतने दिनों से अपने पापा से दूर?
कितना रोया मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की याद में। सब ने मुझे अकेला कर दिया था। सब बोलते हैं कि तू मर गया था उस एक्सीडेंट में। रमन मिश्रा को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने सरस पर सवालों की झड़ी लगा दी। पिताजी सुनिए ना, अब मैं आपका बेटा सरस नहीं रहा। सब लोग सही कहते हैं कि मैं मर चुका हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपके लिए आया हूँ। मैं कोई इंसान नहीं, सिर्फ सरस की परछाई, एक प्रेत हूँ। ये क्या कह रहे हो मेरे बेटे? हाँ पिताजी, ये सच है और मैं आपको सच बताने आया हूँ कि मुझे किसने मारा। क्या? किसी ने नहीं मारा तुझे? तू तो उस दिन कार एक्सीडेंट में मारा गया था, और तेरी माँ भी। नहीं, मैं बच गया था उस दिन। मुझे याद है, जब मैं सड़क पर लहूलुहान तड़प रहा था तो सुरेश चाचा ने मुझे बचाने की जगह मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। तभी कमरे का गेट खुलता है और सुरेश अपनी पत्नी और बेटे के साथ रमन के पास आया। भैया, ये लीजिए, जायदाद के कागज़ है। इनमें आप हस्ताक्षर कर दीजिए और हम सबको अपना आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका दीजिए। सुरेश ने जायदाद के कागज और पेन रमन की ओर बढ़ाते हुए कहा, सुरेश, मुझे इतना बेवकूफ़ मत समझ। मैंने तुझे अपना छोटा भाई समझा, सब कुछ तेरे नाम कर दिया और तूने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। हत्यारे, नालायक, तुझे एक कौड़ी भी नहीं दूंगा अपनी जायदाद की। चला जा मेरी आंखों के सामने से। इतना कहकर रमन मिश्रा ने सारे कागजात फाड़ दिए। ये देखकर सुरेश और सूरज आग बबूला हो गए। तभी गुस्से में आकर सुरेश ने पिस्टल निकाली और रमन के सर पर तान दी। मुझे पता था कि तू मुझे जिंदा रहते हुए कुछ भी नहीं देगा, इसलिए तुझे मारने का हर वक्त प्लान बनाया, लेकिन सब फेल। तेरी कार का एक्सीडेंट, ट्रेन में तुझ पे हमला, लेकिन तेरी फूटी किस्मत देखो, मेरे हाथों मरना ही लिखा है तेरी ज़िंदगी में। आज कौन बचाएगा तुझे मेरे हाथों से? रमन को अपने भाई से ऐसे बर्ताव की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं थी। सामने सुरेश की पत्नी और सूरज सुरेश की बातों पर हंस रहे थे। पापा जी, मार डालो इस बूढ़े को, खत्म कर दो इसका खेल। इसके मरने के बाद सब कुछ हमारा ही होगा। तभी धमाके के साथ सूरज के पिस्टल से गोली निकली, मगर रमन को गोली नहीं लगी। रमन ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा कि बुलेट सरस के हाथों में थी और तभी प्रकट हुआ एक खूंखार वहशी दरिंदा। सारा कमरा एक भयंकर जंगली जानवर की आवाज़ से गूंज उठा। उस दरिंदे की दहाड़ से सुरेश के हाथों से पिस्टल छूट गई और सब जान बचाने के लिए गेट की ओर दौड़े, मगर तब तक कमरे का गेट अपने आप बंद हो गया। कुछ क्षण के लिए कमरा भयानक और दहशत भरी चीखों से गूंजता रहा और फिर सब कुछ शांत हो गया। कमरे में चारों तरफ खून और मांस के टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे। रमन निशब्द होकर बेड से इस खूनी खेल को देख रहे थे। इस खूनी कृत्य और उस प्रतिशोध की ज्वाला में तप्त उस उग्र दरिंदे को रोकना उनके बस की बात नहीं थी। वह दरिंदा अभी तक सुरेश की लाश से खून चूस रहा था। ये कोई और नहीं, खुद रमन का अपना बेटा सरस था, जो कुछ समय पहले उनके लिए पहेली और खौफ का सबब बना हुआ था। वह दरिंदा रमन के पास आया। वह अब सरस के रूप में था। उसने खून में सने हुए अपने हाथों को चाटते हुए रमन के बिल्कुल करीब जाते हुए कहा, अब आप अपने और अपने जायदाद के लिए एक अच्छा वारिस ढूंढिए। हाँ मेरे बेटे। 2 दिन बाद रमन अनाथालय से एक लड़के पारस को गोद ले लिया। उसने एक सड़क दुर्घटना में अपने माता पिता को खो दिया था। पारस रमन के बुढ़ापे में अच्छे से देखभाल कर रहा था। उसके इस काम को देखकर सरस कहीं दूर बैठा मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाने के साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि और भी मज़ेदार और डरावनी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचती रहे।